नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम पुनः बलवंत मनराल द्वारा रचित कविता पहाड़ आगे भीतर पहाड़ की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व भाग में हमने आधी कविता की व्याख्या कर ली थी। शेष कविता की व्याख्या आज हम इस भाग में करेंगे। दोस्तों, इस कविता में कवि ने उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान हुई हिंसक त्रासदी का वर्णन किया है। शुरुआत करते हैं। नर पिशाचों द्वारा भोले शंकर की हत्या, नियोजित भेड़ियों से पार्वतियों की लाज भंग, देख देख कर भारत के सारे तीर्थ सारे धर्म आँख मूंद शर्म से गड़े हैं। बद्रीनाथ को दुखी देख तीन धाम निष्फल निरर्थक हो गए हैं। यह घिनौना दृश्य बार बार स्मरण कर स्वजन परिजन की दुर्दशा, अपना घर लपटों से घिरा देखकर यदि मैं देश समाज से विरक्त होकर वेद व्यास गुफा गूंज करूं, पहाड़ और पहाड़ तात्तुसार, पहाड़ की सिवा निस्सार, तो ओ माँ मुझे क्षमा कर देना। ओ भारत माँ, जब आपका मान मर्दन को अंगनोश ने अरी चढ़ाया, राजधानी ग्रस्त ने विस्तारवादी प्रेम ने जाल फैलाया था। लखनऊ चिंता तुर दिल्ली सहमी थी, जमाखोरों काला बाजारियों की चांदी हो रही थी। तब मैं भूख प्यास नींद भूल पूरी रातें खून चलाकर ओजस्वी कहानी कविता रचता था। दोस्तों, इस काव्यांश में कवि ने आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं का घोर यथार्थ चित्रण किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार नर पिशाचों द्वारा भोले के भक्तों की सुनियोजित ढंग से हत्या की गई तथा पवित्र माता पार्वती के समान नारियों की अस्मिता से खिलवाड़ किया गया, उसे देखकर भारत के सारे तीर्थों, धर्मों और धर्माचार्यों की आंखें शर्म से झुक गई या बंद हो गई। बद्रीनाथ की पवित्र धरा को अपवित्र होते देखकर अन्य तीनों धाम निष्फल व निरर्थक हो गए। आगे कवि कहता है कि यदि ऐसे घृणित दृश्य को बार बार याद करके अपने स्वजनों परिजनों की दुर्दशा और वेदना का अनुमान लगाकर अपने घर को आग के लपटों से घिरा देखकर यदि मैं देश और समाज से विरक्त होकर महाभारत के लिए तत्पर हो जाऊं, तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरे भीतर पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। आगे कवि भारत माता को संबोधित करते हुए कहता है कि जब आपका मान मर्दन करने और अंग प्रत्यंग को नोचने के लिए शत्रु सिर पर चढ़ाया था और पहाड़ों की राजधानी को ग्रस कर उसने अपने विस्तारवादी प्रेम का जाल फैलाया था, तब न केवल पहाड़ बल्कि लखनऊ और दिल्ली की सरकारें भी सहम गई थी। जमाखोरों और कालाबाजारियों की चांदी हो रही थी। तब मैं भूख प्यास नींद भूल पूरी रातें खून जलाकर ओजस्वी कहानी कविता रचता था। तो कवि कहते हैं कि वह अपनी नींद भूख प्यास भुलाकर और रात भर अपना खून जलाकर ओजस्वी कविता कहानी की रचना कर रहा था, जिससे वह लोगों के मनों में अलग जगा सके। दोस्तों, इस काव्यांश में विशेष यही है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुई जघन्य और घिनौनी वारदातों का यथार्थ चित्रण करते हुए गंदी राजनीति का असली चेहरा सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। सर्वस्व समर्पण के बदले अपेक्षा, शोषण, दोहन, तिरस्कार, दमन, बलात्कार, एकनिष्ठ भक्ति बदले विश्वासघात, हठ धर्मिता, तो माँ आपको अपनी गुरु गंभीर वाणी से कहना होगा, पहाड़ और पहाड़, ओ भारत माँ देखो, महानगरों से ये पर्वत प्रवासी किशोर जवान देखो, कोठी कोठी की शोभा सेवक ड्राइवर देखो, होटलों की शान आज्ञाकारी बैरों को देखो, कॉलोनी मोहल्ला बाजार प्रथम पंक्ति चौकीदारों को देखो, फैक्ट्री मिल की जान अथक श्रमवीरों को देखो, समर शूरमाओं शांति सैलानी को देखो, सच्चाई ईमान कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति को देखो, देश के मुकुटे नगीनों को निहारो एक नज़र। इस काव्यांश में कवि सांकेतिक रूप से पहाड़ के अवरुद्ध हुए विकास की बात कर रहे हैं, जिसके कारण पहाड़ियों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पा रहा है। कवि कहता है कि
जो पहाड़वासी हैं, पहाड़वासियों को अपने समर्पण और निष्ठा का क्या प्रतिफल मिला? यदि उन्होंने अपने उज्जवल भविष्य को सोचकर पृथक राज्य की मांग रखी भी तो क्या गलत किया? लेकिन प्रत्युत्तर में उन्हें कोई आश्वासन या सही दिशा निर्देश नहीं मिला, बल्कि उपेक्षा, शोषण, दोहन, तिरस्कार, दमन, बलात्कार का शिकार होना पड़ा। आगे कवि कहता है कि हे भारत माता, अब आपको भी इन भोली भाले पहाड़ियों के प्रति न्याय करना ही होगा। कवि कहता है कि समुचित विकास के अभाव में ही यहाँ के निवासी रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर अग्रसर होते हैं और वहाँ अपनी क्षमता के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे कोई किसी कोठरी में ड्राइवर बन जाता है तो कोई सेवक यानी कि घरेलू नौकर बन जाता है, कहीं कोई होटलों में बैरों और चौकीदारों का काम करता दिखाई पड़ता है। महानगरों में ये लोग अपनी ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन क्या इन्हें वह सम्मान मिल पाता है जिसके यह अधिकारी हैं? हे भारत माता, ये देश के मुकुट में जड़े जाने योग्य सच्चे रत्न हैं, इनके महत्व को पहचानना ही होगा। इस काव्यांश में विशेष यही है कि कवि ने सामाजिक यथार्थ पर प्रकाश डाला है। वर्तमान में महानगरों में पहाड़ के नौकरों, ड्राइवरों, पहरेदारों की पर्याप्त मांग बनी रहती है, क्योंकि ये कम दाम में ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं। अगला काव्यांश देख लेते हैं। महानगरों के अंधे कुओं में गुम कौशल्या के दिल के टुकड़ों को देखो, पति प्रतीक्षारत गृहिणी उर्मिला को देखो, महानगर गमन पर विलाप करते राज्यहीन दशरथों को देखो, पहाड़ की ओट से अदृश्य बेटों को ताकती जननी को देखो, बूढ़ों की चिपचिपी आँखों की शून्य दृष्टि को देखो, पहाड़ के भीतर पहाड़ों को देखो, उनके मन में अकेलेपन के विजन जंगलों को देखो, वेदन निर्झरों को देखो, जीवन की सूख चट्टानों को देखो, प्रवासी बापों से आरक्षित बालकों की अंधेरी गुफा सा जीवन को देखो, सुदूरवर्ती गांव में असंख्य पहाड़ों को देखो, धर्म दृष्टि उदार वृत्ति से देखो, अचल विचलित हो जाए, सैल पिघल कर द्रव्य हो जाए, ऐसी पहाड़ की व्यथा की गंगा यमुना को देखो। ओ न्यायकारिणी माँ, देखो देखो अचल मौन तत्व को देखो। ऐसे में परंपरा आचरण से आमरण देशभक्त आपका पुत्र सत्ता के प्रति मोह भंग की अवस्था में उद्घोषणा करूं और पहाड़ के सिवा कुछ नहीं तो माँ मुझे क्षमा कर देना। इस काव्यांश में संवेदनशील कवि मनराल ने हिंसक घटनाओं के बाद के जीवन को बड़े सूक्ष्म ढंग से अभिव्यक्त किया है। ऐसे कांड मन पर कभी न भरने वाले घाव छोड़ जाते हैं। कवि भारत माता को पुकारता हुआ जनजीवन में आई शून्यता का वर्णन करता हुआ कहता है कि चंद रुपयों की खातिर जो अपनी ममतामयी माँ और धरती की गोद को छोड़कर महानगरों के अंधकूपों में खो जाते हैं, ऐसे किशोरों की प्रतीक्षारत माँओं और पत्नियों को देखो, पिताओं के दर्द का अनुभव करो, बेटों की राह ताकती बूढ़ी माताओं और पिताओं की शून्य निहारती चिपचिपी आँखों में झाँक कर उनके मन के सूनेपन को महसूस करो। उन वेदना के झरनों की आवाज़ सुनो जो उनकी चट्टानों से सूखे जीवन से टकराकर दम तोड़ रहा है। ये निर्झर उनके जीवन में सरसता नहीं लाते, वरन और अधिक सूखा और कठोरपन लाते हैं। कवि आगे कहता है कि परदेश गए बच्चों का जीवन इससे भी अधिक कठिन है। यह प्रतिदिन घट रहा है। एक आशा मन में बधी रहती है कि कहीं कोई धर्म दृष्टि उठ जाए, उसमें उदारता की भावना समाहित हो, जो अपनी बात पर अडिग है वह पिघल कर द्रव्य हो जाए। पहाड़ की ऐसी व्यवस्था देखकर यदि किसी के सीने में कोई भाव व्याप्त नहीं होता तो ऐसे शासकों को उखाड़ फेंकना चाहिए। कवि सदैव अपनी मातृभूमि के लिए क्या है समर्पित रहा है, लेकिन उक्त अवस्थाओं में उसे शासन से युद्ध करना पड़े तो वह करेगा, क्योंकि उसके मन में सिर्फ पहाड़ और पहाड़ है और अपनी मातृभूमि से वह क्षमा याचना करता है।
दोस्तों, इसमें विशेष यही है कि पहाड़ की व्यथा का कवि ने बड़ा सच्चा और मार्मिक चित्रण किया है। पहाड़ के निवासियों की व्यथा और पहाड़ से जो महानगरों की ओर पलायन करने वालों की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया है। कवि के मन में पहाड़ के प्रति स्वाभाविक और विशेष आकर्षण है। उसे पहाड़ी कहने पर गर्व है। दोस्तों, बलवंत मनराल जी द्वारा लिखित कविता पहाड़ आगे भीतर पहाड़ की व्याख्या आज यहीं पे समाप्त होती है। अगर यह व्याख्या आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।